Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है DDA दैट इज़ दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी एंड दिल्ली का साउथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। और ये DSSB पटवारी एग्ज़ाम का बिल्कुल लास्ट वीडियो है क्योंकि इसके बाद 17 से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं। तो आप कल बैठ कर के आराम से अपना जो भी रिवीजन है या जो भी आपको क्वेश्चंस लगाने हैं आप वो लगा सकते हैं। एक दो चीज़ें और हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अगर आपको लगता है कि पार्ट बी का तैयारी बिल्कुल नहीं है, जैसे कंप्यूटर का एंड जो पटवारी के मेन क्वेश्चंस है मतलब इनसे रिलेटेड जो जैसे तहसीलदार का वर्क और इस तरह से दिल्ली के जो जितने भी क्वेश्चंस है जो 60 क्वेश्चंस है वो उसकी अगर तैयारी नहीं है तो भी जाना है, क्योंकि पार्ट ए जो कि बेसिकली आपका 20 मार्क्स का होगा। पार्ट ए 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। एटलीस्ट पार्ट बी के लिए नहीं तो ए के लिए ज़रूर जाना चाहिए, जिसके अंदर इंग्लिश 20 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का, और इवन मैंने ये भी बताया था कि इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो काफ़ी अच्छे आते हैं। मतलब 10 मार्क्स या इंग्लिश में तो पूरे मार्क्स, अगर थोड़ा भी ग्रामेटिकल अच्छा है मतलब ग्रामर अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो अच्छे से आ सकते हैं। तो आप पार्ट बी के लिए नहीं तो ए के लिए ज़रूर जाओ, 20 मार्क्स के आएंगे। और दूसरी चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि पटवारी का एग्ज़ामिनेशन ही लास्ट एग्ज़ामिनेशन है। DSSB बहुत सारे हेड क्लर्क और पता नहीं कौन कौन से स्टेनोग्राफर और बहुत सारे पोस्ट के लिए निकालती है, जिसमें आपको कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं 40 भी देखने को मिल जाएंगे। तो इंग्लिश जो 20 की है तो इंग्लिश जो 40 की है उसमें ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी होगा, उसमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो कहने का मतलब जो तैयारी आपने 20 के लिए करी है वो आप 40 वाले में भी कर सकते हो। वही बस 40 क्वेश्चंस होंगे आपके। पार्ट बी को हटा दिया जाए तो बस आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ हो जाएंगे, है तो सब कुछ वही। तो कहने का मतलब है कि पार्ट बी के लिए नहीं तो ए के लिए ज़रूर जाना है, ताकि इंग्लिश का कैसा लेवल रहता है, हिंदी का कैसा लेवल रहता है, ये बैठ करके समझ आ सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा एक और चीज़ है, जैसे मतलब जब ये ऑब्वियसली मैंने जो चैनल जब बनाया था तो ये मुझे PRT और CTET के लिए बनाना था, तो अब से ये वाली वीडियोस आएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको मतलब जुड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम जब DSSB और SSC की इंग्लिश की तैयारी करेंगे एंड DSSB की हिंदी सेक्शन की तैयारी करेंगे, जिसमें सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी के वो कवर होंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, हम इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर बस उसकी तैयारी करेंगे वहाँ पर। तो इसमें क्या है ना कि जो इंग्लिश आपका SSC में पूछा जाता है, DSSB में पूछा जाता है, तो सीधी सी बात है उसके ग्रामेटिकल चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। अगर एक वर्ड का मीनिंग SSC के लिए वो है तो DSSB के लिए डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप एक जनरल पेपर की तैयारी कीजिए, जैसे जनरल इंग्लिश को प्रिपेयर कीजिए जो कि DSSB SSC दोनों में काम आ जाए। हिंदी आपका DSSB की वेरियस पोस्ट के लिए काम आएगा, तो फिर हम वो करेंगे। और ये वाला जो पर्टिकुलर चैनल होगा इस पे CTET का जैसे वीडियोज़ होता है, क्योंकि आप लोग शायद नहीं टीचिंग में अगर नहीं है तो CTET एंड PRT के पार्ट बी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजी होती है वैसे भी। पर पार्ट ए जो है वो सबके लिए कॉमन है, विच इज़ इंग्लिश एंड हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स एंड GS। तो वो कॉमन है, और वो कॉमन जो चीज़ें होंगी जनरल वाली वो हम दूसरे वाले उस पर करेंगे, दूसरे चैनल पे करेंगे। करियर ग्लो जनरल के नाम से आएगा, जर्नल मतलब जर्नल के नाम से आएगा, जैसे करियर ग्लो जर्नल या टाइप कुछ ऐसा जर्नल एग्जामिनेशन। तो वो देख लेंगे, अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो। बाकी ये लास्ट वीडियो है, कल आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लगाइए, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर हैं वो लगाइए और देखिए इधर उधर चीज़ें कुछ। तो ये लास्ट था, और अगर इनकेस मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बता देनी चाहिए तो मैं कल वीडियो डाल दूँगी। अदरवाइज़ ये लास्ट समझे आप, उसके बाद 17 को अपना एग्ज़ाम दीजिए। और एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर मतलब आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था, इंग्लिश के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे थे, पार्ट बी में कोई भी मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस याद रह जाएं या जो भी है तो आप बता सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमें पता चलेगा, क्योंकि पार्ट बी में ना उसका मटीरियल ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, सभी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए आप बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी बात करनी हो, कॉमेंट करना हो, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। इनकेस अगर मेरी वीडियो ने कुछ भी हेल्प किया हो तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर नहीं भी किया हो तो भी बता सकते हैं। तो मटेरियल्स हम ढूंढेंगे, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, कहाँ कहाँ से मटेरियल लिया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हम पढ़ रहे थे DDA, जो हम पढ़ेंगे DDA दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। कुछ कुछ चीज़ें ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें खास है भी नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है कि कैसे कैसे चल रहा है, सब डिविजन्स कितने हैं टोटल, यही सब चीज़ें हैं। सो द डिस्ट्रिक्ट इज़ हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फॉलोड बाय एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और एक और होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसको हम एडीएम कहते हैं, एज सेकंड इन कमांड। कि मतलब वो तो है ही, साथ में ये भी जो है काम करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स, और वो 3 सब डिविजन्स दिल्ली के कौन से हैं? एक तो हौस खास, साकेत एंड मेहरौली, ये हैं, और ये सब डिविजन्स हैं। एंड 1 सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिसे हम एसडीएम कहते हैं, इज हेड ऑफ ईच सब डिवीजन। यानी कि हौस खास, साकेत, मेहरौली, इन सब ईच सब डिविजन्स का एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम होगा। ईच सब डिवीजन इज हैविंग रेवेन्यू एंड क्लरिकल स्टाफ फॉर इट्स वेरियस फंक्शंस। जैसे हौस खास का जो एक सब डिवीजन है, ये एक सब डिवीजन है, तो इसका खुद का अलग से एक रेवेन्यू एंड क्लरिकल स्टाफ होगा। साकेत का, मेहरौली का अलग से होगा। तो इन सब डिविजन्स का अलग से रेवेन्यू एंड क्लरिकल स्टाफ होगा। फॉर रेवेन्यू फंक्शंस ईच सब डिवीजन हैज़, अलग अलग सब डिवीजन यानी कि हौस खास के, साकेत के, मेहरौली के अलग अलग इन डिविजन्स में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो एंड पटवारीज होंगे हर ईच सब डिवीजन के, इन दैट ऑर्डर। फॉर अदर फंक्शंस देयर इज क्लरिकल स्टाफ। द 3 सब डिविजन्स आर, ये सारे 3 सब डिविजन्स हैं। इसका इतना कुछ खास वैसा तो नहीं है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, पर ठीक है पढ़ लेते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, साउथ की बात हो रही है, जो चीज़ साउथ में लागू है वो ईस्ट और वेस्ट में भी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साउथ हैज़ ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ताकि यहाँ पे अगर इलेक्शंस हमें करवाने हों तो वो भी करवाए जा सके। डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शंस हो तो वो भी करवाया जा सके, वो इनकी ड्यूटी होती है। इसी काम में, इन दिस वर्क ही इज़ असिस्टेड बाय ऑल द एसडीएम्स। जितने भी एसडीएम्स होते हैं वो उनका असिस्टेंस होगा यहाँ पे। एंड एसडीएम मतलब जो भी इलेक्शन वगैरह में इसके प्रोसेस में इनका काम होगा, इनका असिस्टेंस होगा। फॉर वर्क रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट देयर इज ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार directly under the control of and supervision of district magistrate ऑफिस ऑफ द BDO साउथ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर। मतलब सब कुछ काम इनके अंडर में हो रहा है, इनके सुपरविजन में हो रहा है। हेडेड बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दिस ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टडी ऑफ गांव सभा लैंड एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन विलेज। तो विलेज में जितनी भी विकासात्मक कार्य होते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कुछ भी, वो सब ये ऑफिस जो है देखता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सेंटर फॉर NIC इन द डिस्ट्रिक्ट विच फैसिलिटेट्स कंप्यूटराइजेशन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड लिंक्स द डिस्ट्रिक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। और इंटरनेट का जाल होना भी बहुत ज़रूरी है। द ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन बी कॉन्टैक्टेड ऑन द फॉलोइंग नंबर्स। तो वो सब तो हटा दिया क्योंकि वो काम का नहीं है। तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट दिल्ली के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे रेवेन्यू फंक्शंस, राजस्व कलेक्ट करने का फंक्शन है, इशुएंस ऑफ या इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स, कुछ सर्टिफिकेट्स को इशू करेगा। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या है? रेवेन्यू फंक्शंस इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड, किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन किसके लिए आवंटित की है, दी गई है, वो सब कुछ का रेवेन्यू फंक्शंस ये रखेंगे। कंडक्ट ऑफ रेवेन्यू केसेस, कैरिंग आउट ऑफ डिमार्केशन एंड म्यूटेशन, सेटलमेंट ऑपरेशंस एंड फंक्शनिंग एज कस्टडियन ऑफ पब्लिक लैंड, कि कौन सा लैंड हमने किस चीज़ के लिए रखा है, कहाँ से कितनी चीज़ आनी है, राजस्व कहाँ से कितना आना है, ये सब ये देखा जाता है। डिप्यूटी कमिश्नर एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर कलेक्टर्स and additional collectors as per different revenue laws operating in Delhi. Sub-divisional magistrate are designated as assistant collector and revenue assistants and are primarily responsible for day-to-day revenue work. तो मतलब यहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड सारा काम होता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो कलेक्टर हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू लॉज के हिसाब से चलते हैं जो दिल्ली में अलग अलग चल रहे हैं। द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू स्टाफ कंसिस्टिंग ऑफ गिरदावर्स, कानूनगो एंड पटवारीज आर सुपरवाइज बाय तहसीलदार। तो पटवारीज, कानूनगो, गिरदावर्स आर, मतलब ये नेम्स हैं, आर मतलब ये पोस्ट है बेसिकली, आर सुपरवाइज्ड बाय तहसीलदार। तो तहसीलदार इनको सुपरवाइज करता है। हु आर इन्वॉल्व इन फील्ड लेवल रेवेन्यू एक्टिविटीज़ एंड म्यूटेशन, जो इन सब कामों में कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों में काम करते हैं। फिर ये इशू करता है जैसे दिल्ली
के अंदर आता है ये पूरा वसंत विहार वाला एरिया और इस तरह का एरिया आता है, दिल्ली कैंट और ये सारा कुछ। तो ये सर्टिफिकेट्स भी इशू करते हैं। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू इशू वेरियस काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग ST SC एंड OBC के सर्टिफिकेट्स देंगे, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी का सर्टिफिकेट देंगे। और इन्होंने डोमिसाइल के लिए तो बहुत ज़्यादा दौड़ाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। डोमिसाइल के लिए ये होता है कि अगर आपको डोमिसाइल बनवाना है दिल्ली का, ये 1 साल के लिए बनता है, 1 साल की वैलिडिटी के लिए बनता है। और ये कहा जाता है कि आप जो डोमिसाइल बनवा रहे हो इसके अंदर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप 3 साल तक 3 ईयर तक दिल्ली में ही थे, या कुछ पढ़ाई कर रहे थे या काम कर रहे थे, इस तरह का कुछ आपको दिखाना पड़ता है। 3 साल का आपको देना पड़ता है। पर जिसके पास नहीं है, तो जैसे कोई उस पोस्ट पर, कोई थोड़ी बड़ी पोस्ट पे होता है, उनके साइन चल जाते हैं, इस तरह का कुछ होता है। तो ये डोमिसाइल के बारे में था कि मतलब ये दिल्ली में ही आप रहते हो इस तरह का, या फिर अगर आप काम करते हो तो आप अपना जैसे जो वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब दे सकते हो। जो किसी जॉब में हैं और उन्हीं के नाम पे घर है उनका बन जाएगा, अदरवाइज़ उनके बच्चों का बनाना है तो वो कहीं पे पढ़ाई लिखाई करते हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, ये होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड्स, पावर ऑफ अटॉर्नीज, शेयर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड एज पर लॉ इज मेड एट सब रजिस्ट्रार ऑफिस विच आर 22 इन नंबर्स। 22 टोटल होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं। डिप्यूटी कमिश्नर आर रजिस्ट्रार्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स एंड एक्सरसाइज सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर द सब रजिस्ट्रार। तो मतलब आपने ST SC OBC डोमिसाइल नेशनलिटी इन सबका सर्टिफिकेट्स कौन बना के देता है? आपका डिस्ट्रिक्ट। जैसे दिल्ली में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जिस भी एरिया में आपका घर के आसपास का पड़ता होगा, वो इशू करेंगे। सो नेक्स्ट फंक्शन है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इलेक्शन वर्क। तो कुछ इलेक्शन का काम करेगा और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिर्फ अंडरलाइन है वही पढ़नी है। जैसे डिप्यूटी कमिश्नर आर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो जो डिप्यूटी कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन के ऑफिसर होंगे। अब ये जो द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। तो ये लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट। वोटर की लिस्ट बननी चाहिए, रिवाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अगर किसी, मान लीजिए कोई किसी की डेथ हो गई तो उसका भी नाम रजिस्टर्ड है अभी तक भी, ये नहीं होना चाहिए। रिवाइज्ड वोटर लिस्ट होनी चाहिए फॉर इशू ऑफ वोटर्स, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स एंड वोटर सर्टिफिकेट्स। तो आपको तभी मिलेंगे जब आप मतलब ID वगैरह और फोटो वगैरह उसने प्रॉपर तरीके से दे रखा होगा, तो ये रिवाइज्ड होती हैं। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। डिप्यूटी कमिश्नर, जैसे यहाँ पे लिखा है, हाँ, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आर कन्फर्ड विद पावर्स एज रजिस्ट्रार्स ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इनका ये भी काम होता है कि ये मैरिज के लिए सर्टिफिकेट्स भी जारी करते हैं। फिर आता है, ये पढ़ते हैं रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई मैन मेड या कुछ इस तरह की नेचुरल कैलामिटी होगी तो ये डिपार्टमेंट काम करेगा ही करेगा। तो दिस डिपार्टमेंट इज गिवन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑपरेशंस, कि रिलीफ पहुंचाना और रिहैबिलिटेट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, रिहैबिलिटेशन करना, ऑपरेशंस ये करता है इन एनी कैलामिटी वेदर नेचुरल या मैन मेड हो। और मैन मेड की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी है गवर्नमेंट वालों ने। नाउ डिप्यूटी कमिश्नर्स ऑफिसर्स कैरी आउट रिलीफ फंक्शंस, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। अगर फ्लड आ जाए, आग लग जाए, क्रॉप फेलियर हो जाए, ड्रॉट एंड अदर कैलामिटीज़, तो उसमें ये लोग काम करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ये प्रॉपर जो आपदा प्रबंधन का जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और मतलब ड्यूरिंग द कैलामिटी, पोस्ट कैलामिटी और उससे पहले जब नहीं आया है तो उससे पहले थोड़ा प्रबंधन करना, अवेयरनेस जनरेशन करना। प्रोग्राम ऑन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ बीइंग कैरिड आउट विद द असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी सहायता से ये लोग काम करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। डिज़ास्टर जब आ जाए तो कैसे एक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें करते हैं। दिस डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेंट कैंप। जैसे शरणार्थी होते हैं, जैसे दूसरे जगह पे कुछ हो जाए तो वो लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए माइग्रेंट कैंप्स बनाना, कोई जगह जैसे कि बांग्लादेश से आ गए थे या पाकिस्तान से आए हैं कुछ, तो उस तरह के माइग्रेशन कैंप्स बनाना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ एंड पेंशन टू JNK माइग्रेंट्स, पंजाब माइग्रेंट्स एंड 1984 रियॉट्स विक्टिम। तो 1984 में क्या हुआ था, बहुत सारे सिख जो लोग थे उनको मारा पीटा जा रहा था ना, क्योंकि वो जो इंदिरा गांधी वाला एक केस था वो हो गया था कि इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने उनको असैसिनेट कर दिया था। तो पूरे जगह पर एक हेट्रेट टाइप फैल गया था। तो उस टाइम पर भी ये
सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पहुंचाने का काम कर रहे थे और इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। तो ये जितने भी रियॉट वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे भी ये सक्रिय रूप से काम करते हैं। अब मैजिस्ट्रियल फंक्शन में क्या है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पढ़ लेते हैं। डिप्यूटी कमिश्नर्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इन दिस रोल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग प्रिवेंटिव सेक्शंस। इसका इस्तेमाल करते हैं अब। हाँ, इन दिस रोल, अपने इस रोल में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग प्रिवेंटिव सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दे ऑल्सो कैरी आउट इंक्वायरीज इन केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ्स ऑफ वुमेन, की किस तरह से जैसे भी डेथ हुई है उसमें भी इंक्वायरीज करते हैं विद इन 7 years ऑफ मैरिज एंड इशू डायरेक्शंस टू द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, कि केस को रजिस्टर करें, उस तरह से ये बताते हैं। मतलब इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू कस्टडियल डेथ। तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है अभी तक, पर हो सकता है पूछा जाए, इसलिए मैंने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे पढ़ा जा सकता है, पढ़ सकते हैं हम इसको, पर अभी तक पूछा तो नहीं गया, तो मे बी शायद इस चीज़ को छोड़ दें या कुछ इस तरह का। तो पर फिर भी यहाँ पे क्या है, कस्टडियल डेथ है, इंक्लूडिंग डेथ इन पुलिस लॉकअप, उसमें डेथ हो जाए उसकी इंक्वायरी बिठाना इनका काम होता है, जेल्स या वुमेन होम्स। द ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंडक्ट इंक्वायरीज इन टू ऑल मेजर एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग मेजर फायर इंसिडेंट्स हैं, रियॉट्स एंड नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, तो उसमें देखना इनका काम होता है। बाकी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। अब आता है DDA, दैट इज़ दिल्ली डेवलपमेंटल और डेवलपमेंट अथॉरिटी। द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA वॉज क्रिएटेड इन 1957। तो 1957 में इसको बनाया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, ताकि दिल्ली का डेवलपमेंट हो सके। उसका प्लान बनाया उसी टाइम पे 1957 में एंड प्रमोट किया, और उस तरह से ताकि हम दिल्ली को मतलब अच्छा बना सकें, सिक्योर रख सकें। द DDA रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग, डेवलपमेंट सब कुछ होता है। कमर्शियल लैंड कितनी है, लैंड का मैनेजमेंट, लैंड डिस्पोजल, लैंड पूलिंग, लैंड कॉस्टिंग, सब कुछ काम इनके अंडर आता है DDA के। DDA हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द ऑर्डरली येट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, ताकि दिल्ली का रैपिड डेवलपमेंट हो, अच्छे से ऑर्डरली डेवलपमेंट हो। द सिटी हैज़ बिकम द रेजिडेंस ऑफ चॉइस फॉर मोर देन 11 million पीपल। तो इतने सारे लोग हैं और जो संख्या है वो बढ़ती भी जा रही है, कंटिन्यूज़ टू इंक्रीज। तो ये सिटी उनको रेजिडेंस देने का, डेवलपमेंट करने का, प्लान करने का काम करती है। दिल्ली बिकेम द फोकस ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी इन 1911 व्हेन द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये पूछा जा चुका है क्योंकि पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अपना मेन जो फंक्शन था वो बंगाल में करते थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एरियाज़ को लेना शुरू किया अपने अंडर और काम वहाँ पे फोकस करना शुरू किया। सो दिल्ली बिकेम द फोकस ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी इन 1911 व्हेन द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कब शिफ्ट हुई थी, तो 1911, तो ये आंसर होगा। द इनिशियल लोकेशन प्रपोज्ड फॉर द कैपिटल वॉज टू नॉर्थ ऑफ द नॉर्दर्न रिज। इट वॉज लेटर चेंज टू प्रेजेंट लोकेशन अराउंड रायसीना हिल्स। अभी रायसीना हिल्स क्या है, रायसीना हिल्स वो जगह है जहाँ पे हमारे आज राष्ट्रपति भवन वगैरह पाए जाते हैं, तो ये वो है। तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे ऑफिसेज हैं, राष्ट्रपति भवन है, और जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे यहाँ पर ये वाले उसमें आ जाएंगे, रायसीना हिल्स में आ जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कि रायसीना हिल्स इज़ फेमस फॉर, या मोस्टली जो गवर्नमेंट हमारे ऑफिसेज हैं वो कौन से हिल्स पे बने हुए हैं, तो ये रायसीना हिल्स पे बने हुए हैं। रेनाउड टाउन प्लानर एडवर्ड लुटियंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लुटियंस दिल्ली क्या है, क्योंकि इन्होंने आर्किटेक्ट दिया था, इन्होंने डिज़ाइन किया था, तो इनका नाम आता ही आता है। सो रेनाउड टाउन प्लानर्स एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर planned the city of New Delhi in the year 1912. In 1922, a tiny nozzle office comprising of 10 से 12 officials was set up in the Collectorate of Delhi, the first authority to regulate the planned development of city. तो इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। 1937 में the nozzle office was upgraded to an improvement trust constituted under the provision of United Province Improvement Act 1911 to control building operations and regulate land usage. तो धीरे धीरे इन्होंने, मतलब अभी तक हम DDA के बनाने तक पहुँचे नहीं है, वो तो 1957 में बनाए, तो उससे पहले और भी तो चीज़ें बनी होंगी। उससे पहले एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की होगी, फिर और थोड़ा बड़ा एरिया बना होगा, फिर एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई होगी। नाउ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड रिजल्टेंट माइग्रेशन इंक्रीज दिल्लीज पॉपुलेशन फ्रॉम 7 लाख टू 17 लाख बाय 1951। तो 1951 में हमारी जो पॉपुलेशन थी, माइग्रेंट पॉपुलेशन के आने की वजह से, जो शरणार्थी थे उनके आने की वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रिफ्यूजीज़ के आने की वजह से, बट माइग्रेट होने की वजह से, क्योंकि
क्योंकि दिल्ली में आप काम की तलाश में, एंटरटेनमेंट के लिए, मैरिज के लिए और भी एजुकेशन के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। ओपन स्पेसेस वर ऑक्यूपाइड बाय माइग्रेंट्स, सिविक सर्विसेज वर्चुअली कोलैप्स, तो जितनी भी नागरिक सेवा होती हैं वो कोलैप्स हो चुकी थी कि किस किस को देंगे। दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एंड म्यूनसिपल बॉडी, द टू लोकल बॉडीज एट दैट टाइम वर नॉट एडुकेटली इक्विप्ड टू कोप अप विद द चेंजिंग सिनेरियो। तो ये तो काम करने के बिल्कुल उस टाइम पे योग्य नहीं थे, क्योंकि एकदम सब कुछ ना वैसे हो गया था कि एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है, इक्विप्ड नहीं है, कोप नहीं कर पा रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू प्लान दिल्ली एंड टू चेक इट्स रैपिड एंड हैपेसार्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को चेक करने और उसकी हैपेसार्ड ग्रोथ जो इतनी बढ़ती जा रही है उसको देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मतलब जी.डी. बिरला इन 1950। तो जी.डी. बिरला 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी को अपॉइंट करा। दिस कमेटी रिकमेंड अ सिंगल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर ऑल द अर्बन एरियाज ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के जितने भी शहरी एरियाज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल प्लानिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी की ज़रूरत होगी। एंड कॉन्सिक्वेंटली द दिल्ली डेवलपमेंट प्रोविजनल अथॉरिटी DDPA was constituted by promulgating the Delhi Control of Building Operations Ordinance 1955 replaced by Delhi Development Act 1957। तो 1957 में दिल्ली का डेवलपमेंट एक्ट तो बनाया गया था ही, वो सक्रिय रूप से काम भी कर रहा था, पर उससे पहले की स्टोरी, उससे पहले का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, की प्लान के अकॉर्डिंगली दिल्ली को हम चलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। देन ऑन 30 दिसंबर 1957 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट नेम एंड इट्स रोल एज द 9th बिल्डर ऑफ द ग्रैंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज ये प्लानिंग का काम करता है DDA और पूरा डेवलपमेंट का काम करता है, सारी चीज़ें देखता है। साथ में इसका हिस्ट्री क्या रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके पुराने नेम्स क्या रहे, रायसेना हिल्स के बारे में, और एडवर्ड लुटियन हर्बर्ट बेकर का क्या रोल है इन न्यू दिल्ली, इसमें क्या रोल था, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के काम थे और कुछ DDA का काम था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं, योजना सारी वो पढ़ के जा सकते हैं ऑब्वियसली। एंड जो भी गवर्नमेंट साइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू पटवारी, तहसीलदार वगैरह, वो पढ़ के जा सकते हैं। या फिर और अगर पार्ट B की उतनी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें हाँ कंप्यूटर भी हो सकता है, कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स या एडवांस लेवल थोड़ा बहुत वो देख के जा सकते हैं। वैसे भी 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और 60 आएंगे इधर से। और दूसरी चीज़ की अगर पार्ट B नहीं भी है, जैसे मैंने पहले कहा था कि पार्ट B की नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पार्ट A के लिए तो जाना ही चाहिए, जिसमें इंग्लिश 20 मार्क्स का, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और रीजनिंग, मैथ्स हो गया, GS हो गया, जितना आता है एटलीस्ट उतना तो करना ही चाहिए। तो ये इंग्लिश एंड हिंदी के मैंने बताए भी थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले कैसे आए थे, और कुछ रिपीटेड भी हैं, और मोस्टली रिपीटेड होते हैं और आसान से होते हैं कि मतलब आप थोड़ा बहुत भी अगर ग्रामर की समझ रखते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और ये विशेषण जो किया था कल, उससे तो एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो वो अगर एक चीज़ देख लिया तो उससे एक आध क्वेश्चन तो पक्का ही है। और बाकी तो जो जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति वगैरह होती हैं ये सब तो नॉर्मली भी पढ़ के करी जा सकती हैं। एंड पैराग्राफ्स भी उतने तो हार्ड लेवल के नहीं आते, पर सेक्शन A के लिए तो एटलीस्ट जाना चाहिए। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।